गोलीय दर्पण एवं प्रतिबिंब निर्माण। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। साथ ही साथ गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर। देखिए, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक गोला है और इस गोले को अगर हम लोग दो हिस्से में काट देते हैं, बीच से हम यहाँ से काट दिए, इसको दो हिस्सा में अलग अलग करते हैं, तो हमें एक इस तरह का शेप मिलेगा और दूसरा इस तरह का शेप मिलेगा। अगर हम इसके अंदर की तरफ इसे इस प्रकार से पेंट कर देते हैं तो यह एक दर्पण की तरह कार्य करेगा। और अगर दूसरे इस भाग को भी हम इस तरह बाहर साइड में पेंट कर देते हैं, ये एक विशेष प्रकार का पेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यह एक दर्पण की तरह कार्य करेगा और यह भी एक दर्पण की तरह कार्य करेगा, लेकिन दोनों दर्पण अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों दर्पण की प्रकृति अलग अलग है। ये पहला जो दर्पण है, मैं उसे फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है। तो इसमें दो सरफेस है, एक ये फ्रंट सरफेस और दूसरा ये बैक सरफेस। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमेशा फ्रंट सरफेस से होगा, बैक सरफेस से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो फ्रंट सरफेस का कैसा है, उठा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम इस दूसरे वाले मिरर को देखते हैं तो यहाँ देखिए फ्रंट सरफेस इसका ये सामने वाला हो गया और बैक सरफेस हो गया ये पीछे वाला। तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा, इस सरफेस से होगा, फ्रंट सरफेस से होगा। और फ्रंट सरफेस इसका जो है ये किस तरह से है, धंसा हुआ है। ये कैसा है, धंसा हुआ है, बीच में ये अंदर की ओर घुस गया है, धंस गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के हुए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। कौन कौन सा, एक वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है और एक वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। और एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो अंग्रेजी नाम भी साथ साथ हम लोग सीखेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहला है ध्रुव, जिसे हम लोग P से दिखाते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग C से दिखाते हैं। तीसरा है मुख्य अक्ष। चौथा है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग R से दिखाते हैं। पांचवा है फोकस और छठा फोकस दूरी, इसे हम लोग स्मॉल f से दिखाएंगे। तो मुख्य रूप से
इतनी चीज़ों को हमें जानना है और इतनी चीज़ों को जानने के बाद ही हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ध्रुव का। ध्रुव किसको कहते हैं? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। अभी जो हमने दर्पण बनाया, क्या बता सकते हैं ये कौन सा दर्पण है? यह उत्तल दर्पण है और इसका नेमिंग करते हैं MN, ये इसका नाम लिख दिए। अब देखिए इस दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, जो बीचों बीच का पार्ट होगा, तो लगभग वो इस जगह पर होगा, यहाँ पर जहाँ मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ डॉट से, इस जगह पर। तो ये जो मिडिल पार्ट होगा, जहाँ बीचों बीच का बिंदु होगा, इसे ही हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव या पोल, और उसको दिखाते हैं P से। अब देखिए वक्रता केंद्र, तो कोई भी गोलीय दर्पण होगा वह किसी न किसी गोले का एक हिस्सा होगा, उसका भाग होगा, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा गोला है और यहाँ पर उसका केंद्र है। अगर हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से पेंट कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो इस उत्तल दर्पण का ये क्या होगा, केंद्र हो जाएगा, और इसे ही हम कहेंगे वक्रता केंद्र। हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यह जो दर्पण है यह भी किसी न किसी गोले का हिस्सा होगा। अगर मैं इस गोले को पूरा करता हूँ तो लगभग इस तरह का आकृति बनेगा, तो यहाँ उसका केंद्र हो जाएगा। तो ये जो केंद्र होगा उसे ही हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। अब देखिए तीसरी चीज़, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र को दिखाते हैं C से, ध्रुव को दिखाते हैं P से। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे ही हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का निर्माण इस तरह से हम लोगों ने किया। देखिए दर्पण में कोई मुख्य अक्ष खींची हुई नहीं होती है, वह एक काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होती है, दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच जो दूरी होगा उसे ही हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और दिखाते हैं उसको कैपिटल R से। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं फोकस और फोकस दूरी। यह भी बहुत जरूरी है। देखिए फोकस और फोकस दूरी क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश अगर इस दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा। तो हम मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश किरण ले रहे हैं। तो हम मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरण ले लिए। अब देखिए ये जो दर्पण है ये तो उत्तल दर्पण है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ये दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। अब देखिए ये प्रकाश आने के बाद इसका परावर्तन हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये दूर जा रही है तो कहीं मिलेगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे डॉट डॉट से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं से ये प्रकाश किरणें आ रही है। तो जहाँ से ये प्रकाश किरणें आ रही होंगी, प्रतीत होंगी, उसे ही हम लोग कहेंगे फोकस। देखिए ये उत्तल दर्पण था, यहाँ काल्पनिक फोकस का निर्माण हुआ। अगर यहाँ अवतल दर्पण रहा होता, इस तरह का अगर दर्पण होता, अवतल दर्पण होता, तब कैसा बनता फोकस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, इसका सेंटर इधर हो जाएगा। अब देखिए दो प्रकाश किरण लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो।
ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। अब दर्पण से परावर्तन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण में ऐसा लगा कि यहाँ से प्रकाश आ रही है और अवतल दर्पण में वास्तव में जाकर के यहाँ सभी प्रकाश किरणें मिल गई। तो इसे ही हम लोग कहते हैं फोकस। परिभाषा हम कैसे देंगे? हम बोल सकते हैं किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। मिलेगी किस में? अवतल दर्पण में। और मिलती हुई प्रतीत किस में होगी? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वह काल्पनिक होगा और अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वह एकदम रियल होगा। तो हमने क्या देखा कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी। देखिए, किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जो दूरी होती है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ भी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी और फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। तो यहाँ पर क्या हो गया? ध्रुव हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग दिखाएंगे स्मॉल एफ से और यही हमारा है फोकस दूरी। यहाँ पर भी पी होगा, एफ होगा और उनके बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। तो चलिए अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं जो कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम दो गोलीय दर्पण बनाते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है, आप सभी इससे परिचित हैं। यह एक अवतल दर्पण है, नाम लिखते हैं एम और एन। और इसके बगल में एक और गोलीय दर्पण बनाते हैं, यह उत्तल दर्पण है, इसका भी नाम हम एम एन ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, गोलीय दर्पण में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सभी जानते हैं, एक मुख्य अक्ष होती है, एक ध्रुव होता है, एक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक उसका फोकस होता है। फोकस जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित होता है, बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह सबसे एक नंबर, आप बात को ध्यान से समझिए कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तु से कम दो प्रकाश किरण जरूर लेंगे। कम से कम कितना प्रकाश किरण लेंगे? कम से कम दो प्रकाश किरण जरूर लेंगे। कोई भी वस्तु का जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो यह हमेशा याद रखें कि मिनिमम एटलीस्ट कम से कम दो प्रकाश किरण जरूर लें। आप ज़्यादा भी प्रकाश किरण ले सकते हैं लेकिन कम से कम दो जरूरी है। दूसरा चीज़ है, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से मुड़ेगी। चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हमने अभी स्केल से एक प्रकाश किरण लिया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश किरण है, समांतर है। तो ये जो दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद वो कहाँ से मुड़ेगी? वो फोकस से मुड़ेगी। यह फोकस से मुड़ गई। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से ही कटेगी। अब मान लेते हैं कि वह दर्पण उत्तल दर्पण हो, तो ये तो उत्तल दर्पण इस तरह से हो गया, इसका परावर्तन तो ऊपर चला जाएगा।
ये तो इस तरह से परावर्तन हो गया, लेकिन अगर इसको हम पीछे की ओर डॉट डॉट से मिलाते हैं तो यह फोकस से ही आकर के फोकस में ही मिलना चाहिए। ये फोकस में ही आकर के मिलना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा चीज़ हो गया कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह फोकस से मुड़ेगी। अब देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह क्या है कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी उसमें किसी प्रकार का विक्षेपण नहीं होगा, वह जिस तरह से आएगी उसी तरह से वो परावर्तित भी हो जाएगी। चलिए हम लोग उसको भी एक देख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ भी हमारा वक्रता केंद्र है। तो जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, मान लिया कि इस तरह से एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, तो ये प्रकाश किरण इस तरह से इसका आपतन होगा और उसी रे को हम वापस भेज देंगे। मतलब जिस तरह से वो आ रही है परावर्तन भी वह उसी तरह से वापस वो चली जाएगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको हम किसी और वीडियो में बताएंगे। यहाँ भी देखिए कि अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से इस दिशा में आ रही हो, तो जैसे वह आएगी उसी प्रकार से वापस वह चली जाएगी। ठीक है। अब देखिए एक और चौथी बात क्या है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह फोकस से मुड़ेगी। तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से आई इस तरह से, तो अब क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद अब यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से ये वापस चली जाएगी। यहाँ भी अगर हम बात करते हैं कि कोई प्रकाश किरण अगर फोकस के दिशा में आ रही है तब वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि प्रतिबिंब निर्माण में बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग एक एक करके अलग अलग दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को समझते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पहले हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को सीखेंगे। यह एक उत्तल दर्पण है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। लाइन टेढ़ी ना हो इस वजह से मैं स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस तरह से हमारा मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ पर ध्रुव होगा, थोड़ा सा मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा और यहाँ पर होगा फोकस। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ये कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 2 प्रकाश किरण लेंगे। पहला प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, इस तरह से ले लिए। अब देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जरूर मुड़ती है, तो इसका भी परावर्तन होगा, इस तरह से होगा। और हम पीछे की ओर इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे, जो कहाँ पर जाकर के मिलेगी, फोकस पर। इस तरह से इसका परावर्तन हो गया। अब दूसरी प्रकाश किरण हम लेंगे, उसे कहाँ से मोड़ना है, वक्रता केंद्र से। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है। स्केल को इस तरह से रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक। अब यहाँ हो जाएगा परावर्तन। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, डॉट डॉट से यहाँ तक मिला देंगे। तो ये जिस तरह से प्रकाश किरण आ रही थी उसी लाइट रे को ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखिए इस जगह पर दोनों किरणें कट रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा,
प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता कि जो प्रतिबिंब बना वह आभासी प्रतिबिंब बना। आभासी, या हम इसे ही काल्पनिक भी कह सकते हैं। आभासी या काल्पनिक का मतलब हुआ कि हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो भी लाइट रे है वह कट नहीं रही है, बल्कि हम उसे डॉट डॉट से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जाकर के दोनों लाइट रे एक दूसरे से मिल जाएगी। दूसरी जो विशेषता है वह क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनती है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच, F के बीच। अब देखिए तीसरी विशेषता क्या है कि जो प्रतिबिंब बना वह वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। और चौथी विशेषता क्या है? तो चौथी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा होगा। देखिए जितनी भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सभी सीधा हो गए। सीधा करने का मतलब क्या है कि अगर इस तरह से कोई आदमी है तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा तो हम कहेंगे सीधा बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आदमी अगर इस तरह से है और प्रतिबिंब उसका इस तरह से बन गया तो हम कहेंगे उल्टा बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा वह सीधा बनता है। तो हमने क्या देखा? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का जब निर्माण होता है तो उसकी विशेषताएं होती है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए अगर अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनता है और वो कि बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। क्या है कि जिस तरह से उत्तल दर्पण में वस्तु को हम कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं है। अवतल दर्पण में वस्तुओं की स्थिति अलग अलग होने पर प्रतिबिंब की स्थिति भी अलग अलग होती है। जैसे हम वस्तु की स्थिति की बात करते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, हैंडराइटिंग पर नहीं जाइएगा, हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट चलिए ठीक है। अब देखिए पहला, अगर वस्तु कहाँ रहे? अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस पर या फोकस तल पर, फोकस तल पर। और दूसरी बात कि अगर वस्तु अनंत और C के बीच हो, C मतलब वक्रता केंद्र, अगर वस्तु अनंत और C के बीच हो तब क्या होगा? तब जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और C के बीच बनेगा, फोकस F और वक्रता केंद्र और C के बीच, C मतलब वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र दिखाते हैं हम लोग C से, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तब प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और चौथी स्थिति क्या है कि अगर वस्तु
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो। वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब बनेगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर और अनंत के बीच। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र से बाहर बनेगा। और पांचवा स्थिति कि अगर वस्तु फोकस पर हो। वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। तो यदि वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा। और छठा है कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे। दर्पण से पीछे बनेगा और वह काफ़ी बड़ा होगा। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा या फोकस तल पर बनेगा। देखते हैं किस तरह से बनता है। ये एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम मुख्य अक्ष बनाते हैं। दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब देखिए अनंत मतलब बहुत दूर। तो बहुत दूर कहीं पर कोई वस्तु होगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। हम जब प्रकाश किरण वहाँ से लेंगे तो दो तरह से ले सकते हैं। या तो मुख्य अक्ष के समांतर ले सकते हैं या फिर जो प्रकाश किरण आ रही है उसे हम लोग समांतर मान लेंगे। तो बहुत दूर से हम दो प्रकाश किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। इस तरह से हमने ले दिया। अब हमने सीखा है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह परावर्तन के बाद फोकस से कटती है। तो अब यहाँ से क्या होगा? ये फोकस से इस दिशा में यह परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। किस वस्तु का? जो वस्तु अनंत में था उसका। अभी देखिए अभी जो प्रतिबिंब बना वह कहाँ बना? फोकस पर बना। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार जो प्रकाश किरण हम लेंगे वह मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे। हो सकता है कि वह मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब बनेगा फोकस तल पर। फोकस तल पर वो कैसे बनेगा? चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया एक अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस। ये हो गया वक्रता केंद्र। अब दो प्रकाश किरण लेते हैं जो बहुत दूर से आ रही है। कहाँ से आ रही है पता नहीं, लेकिन बहुत दूर से आ रही है और वो मुख्य अक्ष समांतर नहीं है, लेकिन दूर से आती प्रकाश किरणों को हम समांतर मान करके चलते हैं। इस तरह से ये प्रकाश किरण आई है। अब इन दोनों प्रकाश किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। अब देखिए जहाँ पर ये दोनों कटी है, अगर हम उसको मिलाते हैं इस तरह से, चलिए फोकस को मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, फोकस को यहाँ पर लिखता हूँ। अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यह क्या है? यहाँ पर तो फोकस है, तो ये जो पूरी की पूरी, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ डॉट डॉट से, तो ये पूरा का पूरा फोकस तल है, फोकस प्लेन है। ये क्या है? फोकस तल है, फोकस तल है, फोकस प्लेन है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब या तो फोकस पर बनेगी या फोकस तल पर बनेगी, फोकस प्लेन पर बनेगी।
अगर वस्तु फोकस पर बनती है तो प्रतिबिंब जो होगा वो बिंदुवत होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा और वास्तविक होगा। अगर फोकस तल पर बनेगी तब भी वास्तविक होगी, लेकिन वह तब बिंदुवत नहीं होगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो अगर वस्तु अनंत पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता हुई कि वह प्रतिबिंब फोकस पर या फोकस तल पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और बिंदुवत होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले कंडीशन को देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार बनेगा? देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मुख्य अक्ष का निर्माण करते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब इस वक्रता केंद्र के बाहर। थोड़ा सा मैं इसे और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वस्तु को रखता हूँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ पर ये हो गई वस्तु, नेमिंग करते हैं A, B। तो हमने सीखा है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण लेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई। दर्पण से इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद यह कहाँ से मुड़ेगी? फोकस से। फोकस से ये मुड़ गई, इस तरह से ये चली गई। दूसरा प्रकाश किरण जो है उसे हम लेंगे वक्रता केंद्र से। अब देखिए, अक्सर ऐसा होगा कि जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर दर्पण मिलेगा ही नहीं। तो आप पहले से क्या करें, दर्पण को पर्याप्त रूप से इतना बड़ा लें कि प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो जाए। मेरे केस में थोड़ा छोटा हो गया था, उसे मैंने बड़ा कर दिया। अब जिस तरह से ये आएगी उसी तरह से ये वापस भी चली जाएगी, उसी प्रकाश किरण में, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दोनों मिल गई, तो जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें मिली वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। A', B'। तो अब देखिए, यहाँ जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता कि प्रतिबिंब जो बना वह वास्तविक बना, और दूसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। तीसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब F और C के बीच बना, F और C के बीच बना। F मतलब फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र। और चौथी विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु से छोटा होगा, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वस्तु से छोटा होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक
अवतल दर्पण बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। उसके बाद हम नेमिंग करेंगे, ध्रुव, फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखना है, वस्तु रखना है वक्रता केंद्र पर। तो ये हो गई हमारी वस्तु ए बी। अब इससे हम दो प्रकाश किरण लेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी उसका परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस से। इस तरह से इसका परावर्तन हो जाएगा। और एक हम और प्रकाश किरण लेंगे, वो हम फोकस से लेंगे। ये फोकस से ले लिए, ये फोकस से ले लिए। और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहीं पर इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अभी जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब सी पर ही बना, सी मतलब वक्रता केंद्र पर ही बना, पर ही बनता है। मतलब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और तीसरी विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान है। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का होगा। साइज जो होगा प्रतिबिंब का वह वस्तु के साइज के बराबर होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं चौथी स्थिति की, कि जब वस्तु C और F के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे और मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये दर्पण है MN। और वस्तु हम लेते हैं इस जगह पर कहीं पर, यहाँ पर हम एक वस्तु को ले लिए। ठीक है, अब इससे दो प्रकाश किरण लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और यह फोकस से मुड़ेगी। कहीं ना कहीं जाएगी आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको मैं। और दूसरा प्रकाश किरण जो होगा वो हम लेंगे वक्रता केंद्र से। तो वक्रता
वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण लेते हैं वह उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो हम क्या देखते हैं, इस जगह पर दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो जहाँ दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर ये वस्तु है ए बी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अभी जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, तो पहली विशेषता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना। दूसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से बाहर बना, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं बनेगा। और तीसरी विशेषता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये तीन विशेषताएं हो गई। अब चलिए हम लोग अगला बात करते हैं, अगली स्थिति कि जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो मुख्य अक्ष खींचते हैं। फोकस ध्रुव सी, वस्तु कहाँ रखना है? फोकस पर। ये हमारी वस्तु है फोकस पर। एक प्रकाश किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, उसे कहाँ से मोड़ना है? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण जो लेंगे वह वक्रता केंद्र से लेंगे और वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी? ये बहुत दूर में जाकर के अनंत में कहीं ना कहीं जाकर के ये मिल जाएगी। तो जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी? विशेषताएं, पहली विशेषता प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक बनेगा। दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और तीसरी विशेषता, ये प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा। एक और चीज़, वास्तविक होने के साथ साथ यह उल्टा भी बनेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक और स्थिति की कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच। Mn एक अवतल दर्पण है और यह मुख्य अक्ष हो गई। ये फोकस है, ये सी है। हमें वस्तु कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर। ये हमारी एक वस्तु हो गई। अब क्या करना है? हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कम से कम दो प्रकाश किरण जरूर लेते हैं। एक प्रकाश किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के बाद यह कहाँ से मुड़ेगी? फोकस से।
ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से लेंगे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से इस तरह से हम इसको लेंगे। अब अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि जैसे जैसे ये दूर जा रही है वैसे वैसे इनके बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है, मतलब ये आगे जाकर के कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर डॉट डॉट से बढ़ाएंगे। अब देखिए इस जगह पर, यहाँ पर देखिए दोनों लाइन रे इस जगह पर दोनों लाइन मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वहीं पर क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। अब देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रे डायग्राम है। इसकी विशेषता ये है कि प्रतिबिंब आभासी बना। प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बना। दर्पण से पीछे बना। और तीसरी विशेषता ये है कि प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो पहली विशेषता ये होगी कि आभासी होगा और सीधा होगा, दर्पण से पीछे बनेगा, और तीसरी विशेषता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, और गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला वीडियो किस टॉपिक का होगा ये मुझे कमेंट करके आप बताएं। धन्यवाद।